हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन कैसा है ये भी कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, किस पुस्तक का 15 बार। आज के सेशन का पहला प्रश्न होगा, किस पुस्तक का 15 बार भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किस पुस्तक के बारे में कह रहा है तो पंचतंत्र के बारे में कहा गया है। तो पंचतंत्र के बारे में कहा गया है। तो पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? यह है विष्णु शर्मा की पुस्तक है। किसकी? विष्णु शर्मा की है ये। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई कौन सी 4 भाषाएं हैं जो संविधान में शामिल किया गया है? संथाली है, मैथिली है, बोडो और डोगरी है। कौन कौन सी होगी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। 4 ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। अगला है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधुकलश, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगला है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है बिहारी जी ने किया है। किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने किया है। अगला है, रस मीमांसा। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं। कौन होंगे? रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो किसका होता है? प्राकृत का होता है। किसका? प्राकृत का होता है। अगला है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का पूछ रहा है कि वह ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली है। कौन सी है? जिसमें कि ज्योतिष का वर्णन किया गया है, यानी कि रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है, जो तुलसीदास की रचना है। अगला है, भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो वह कवि कौन सी हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में शामिल किया है? तो सूरदास जी होंगे, तुलसीदास जी होंगे और मलिक मोहम्मद जैसी होंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत। तो वीरों का कैसा हो बसंत, यह है रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में कहा गया है। किसमें? बनारस अखबार में कहा गया है। अगला है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कह रहा है। अगला है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? तो निषाद कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को फालतू के देखते होंगे, फालतू की बकवास सुनने को नहीं मिलती है। फालतू के सिर्फ क्वेश्चन आंसर, पढ़ाई से ही संबंधित सभी प्रश्न होते हैं। इधर उधर की कोई बात नहीं होती है। थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? किसके बारे में कह रहा है? तो रामचरितमानस में किस रस की बात कर रहा है? तो भक्ति रस की सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई है। किसमें? रामचरितमानस में। अगला, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हैं।
अगला है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी किस रचना पर? तो उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ था। यामा के लिए महादेवी वर्मा को हुआ था और चिदंबरा के लिए किसको हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चिदंबरा के लिए किसको हुआ था। मैंने पढ़ाया है इसको भी। कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कमानी एक महाकाव्य है। मैंने इसको भी पढ़वा दिया है, खूब रटवा के पढ़ाया है। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कौन सी? पल्लव। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो कौन सी भाषा नहीं दी गई है? अंग्रेजी भाषा को नहीं दिया गया है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का क्या नाम है? गाडसादा तासी है। कौन होंगे? गाडसादा तासी होंगे। अगला है देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आप लोगों को पता होगा, नागालैंड की एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है। अगला है त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। कौन सी? बांग्ला भाषा त्रिपुरा की राजभाषा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन होंगे? लल्लू लाल जी की रचना है। कौन सी? प्रेम सागर। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगला है सुहाग के नुपुर। अगला प्रश्न है सुहाग के नुपुर, सॉरी पूरा नहीं दिख रहा था। सुहाग के नुपुर की किसकी रचना है? तो सुहाग के नुपुर की रचनाकार कौन होंगे? अमृतलाल नागर हैं। कौन है? अमृतलाल नागर जी की रचना है। कौन सा? सुहाग के नुपुर। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद मिश्र हैं। किसके रचनाकार? झरना के रचनाकार माने जाते हैं। अगला है इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं किस भाषा में? तो इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं किसमें? भारत में बोली जाती हैं। बहुत सारी भाषाओं का बोली जाने वाला ऐसा राज्य है क्या? अपना भारत राज्य। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? तो चारुता होती है। अगला भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह है क्या? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह क्या है? इंडो आर्यन है। कौन सा? इंडो आर्यन माना जाता है। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। कौन सी? तो आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं। अगला किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं माना है। अगला कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? कौन से एक व्यंग्य लेखक की बात कर रहा है? तो हरिशंकर परसाई के बारे में बात कर रहा है। अगला है मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है? कबीरदास जी को माना जाता है। अगला है प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य। अगला प्रश्न कह रहा है प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई है जिसे नाम दिया गया है क्या? पिंगल भाषा के नाम से दिया गया है। अगला प्रश्न है निराला के नाम के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट है। प्रश्न कह रहा है कि निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? किस हिंदी आलोचक का माना जाता है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को माना जाता है। अगला है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी
भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। अगला है प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद्र को जी को माना जाता है। अगला है संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से सबसे अधिक अगर प्रभावशाली भाषा मानता है तो कौन सी है? तेलुगु भाषा को माना जाता है। अगला है हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है क्या? राज्य भाषा के रूप में माना गया है क्या? हिंदी को भारतीय संविधान में राज्य भाषा के रूप में माना गया है। अगला है भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन? महाकवि भूषण के बारे में बात कर रहा है। अगला है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहेलियों और मुकरियों के जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। और खड़ी बोले के जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो जी को माना जाता है। तो ये रहे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसको नोट करिएगा और अच्छे से नोट्स बनाकर याद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास में। तो नमस्कार।